हो गई, लेकिन जमानत कैसे हुई? एक बड़ा मीडिया ग्रुप बंद होने के तरफ, ये हुकूमत की साजिश या फिर कुछ और मामला? तहलका अंगेज खबर। आफाक अहमद के आज क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, खबर तो बड़ी है। पीएसपी के एमएनए फिर नहीं आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी को के साथ फिर कौन खड़ा रहा, अहम खबर देने वाला हूं। ट्रक ड्राइवर की जमानत हो गई, लेकिन कैसे हुई? फैसल वाउडा फिर सरगर्म, किसका पैगाम लेकर मौलाना के पास गए? कराची में अहम इजलास की तैयारियां या फिर कहीं और? साजिश या फिर डील? पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। कराची में कौन पार्टी बना रहा है और किस लिए बना रहा है, अहम खबर। तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं और बहुत बड़ी खबरें देने वाला हूं। क्या हो रहा है इस शहर के अंदर, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और कौन कर रहा है, कौन सी नई साजिशें, और किस तरह बंद कमरों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही आज अदालतों के चक्कर कौन लगाता रहा, क्यों लगाता रहा और किस लिए लगाता रहा, यह भी खबरें आपको देनी है। लेकिन इन सबसे पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह साबित कीजिए कि आप हक के साथ हैं, बातिल के साथ नहीं। आप मजलूम के साथ हैं, जुल्म के साथ नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहले वो रनिंग न्यूज, यानी वो चल रही है जो खबर, उसकी तरफ चलते हैं। कराची शहर में होने वाला, रामस्वामी में होने वाला वो अफसोसनाक वाकया कि जिसमें एक शख्स की जान जाती है और उसकी बीवी जख्मी होती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस वक्त जो थाने में जाकर जिस साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा कामरान फारूकी के खिलाफ, कल रात गए एफआईआर दर्ज हो गई थी और पीका कानून के खिलाफ, पीका कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई। मैंने आपसे पहले दिन कहा था, मैं इन तमाम सियासी जमातों के पास गया था और मैंने कहा था पीका आप सबके गले में फंसेगा। मैं हर आम आदमी के पास गया था और वो मैं वाहिद शख्स था कि जो अदालत भी गया पीका के खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज तक उस मुकदमे की समाअत ही आगे नहीं बढ़ सकी। खैर, नुक्ता छोड़िए, मगर मामला यह है कि अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। रात भर पुलिस उनके घर की तरफ बढ़ती रही और इत्तलात आती रही कि क्या उनके घर पर छापा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। किस तरीके से ये रात गुजरी, लेकिन इस रात के गुजरने के बाद अदालत ने इन्होंने जाकर जमानत के लिए दरख्वास्त दी और फिर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाने में 4 घंटे लगे थे, यानी कि इनके खिलाफ नहीं, जिस तरह से लियाकत महसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में 4 घंटे लगे थे, अब इनकी जमानत में भी एक लंबा प्रोसेस रहा। बहरहाल शाम के वक्त इनकी जमानत होती है और इन्हें जमानत मिल जाती है। दूसरी तरफ जहां पर यह जमानत मिलती है, वहीं पर यह बात देखी जाती है कि क्या एमक्यूएम उस तरीके से उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है या नहीं आती है। कामरान टेसोरी साहब तो उनके साथ इस वक्त खड़े हुए नजर आए, लेकिन इस वक्त अब देखना यह है कि यह मामला जाता किस तरफ है। दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर कत्ल करने वाले उस ट्रक ड्राइवर की भी जमानत हो गई, यानी कि कत्ल का इल्जाम, और कत्ल के इल्जाम के बावजूद भी पहली ही समाअत के अंदर उसकी जमानत हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, इससे अच्छा तज्जिया आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर हमारे हुक्मरानों को मामलात हैं तो किसी और तरफ के मामलात हैं। आज बड़ा अहम मामला हुआ कि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनी गई। इस 27वीं तरमीम के हवाले से फैसल वावडा के, जिसे मुक़तदरा हल्कों का खास आदमी करार दिया जा रहा है, वो आज गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने ये बताया कि आखिर 27वीं तरमीम के अंदर क्या चीज मौजूद है, लेकिन नंबर्स के लिए उनसे बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, और क्या पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों की तरफ से फैसल वावडा ने वहां पर पैगाम दिया। फैसल वावडा के जाने का मतलब ही ये होता है कि कोई बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। लेकिन इस 27वीं तरमीम के हवाले से दूसरी तरफ एमक्यूएम भी फिर एक बार अपनी दामन को फैलाए हुए कि शायद उनकी जो बचपन की ख्वाहिश है कि 140A यानी कि बल्दियाती
जो इंतजाम है उसका इख्तियार ज्यादा से ज्यादा बहाल किया जा सके, वो शायद होती हुई नजर नहीं आ रही। आज एमक्यूएम की आला क़यादत, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब और उनके साथ खड़ी हुई थी सबीन गौरी साहब। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? सबीन गौरी साहब भी खड़ी हुई थी। अच्छा, अब खैर नुक्ता ये नहीं है, बल्कि नुक्ता अहम यह है कि एमक्यूएम ने फिर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताने की कोशिश की कि जनाब 140A को इन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को अपने पुराने वादे याद दिलाते हुए ये कहा कि जनाब इसको किसी न किसी तौर पर शामिल किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि 27वीं तरमीम का अब तक इनके पास मामला पहुंचा नहीं है, या इनके पास अब तक ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, जो इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात का अंदाजा होता है। मगर हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता यह भी देखा गया कि एमक्यूएम के तो तमाम एमएनएज मौजूद थे, लेकिन पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले वो एमएनएज के जो कि एमक्यूएम में शामिल हो गए हैं, यानी और वो एमक्यूएम के टिकट से जीते हैं, वो पीछे नजर नहीं आए। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि इस सारे मामला में मुस्तफा कमाल साहब की भी ये बात कही जा रही थी कि वो शायद इस्लामाबाद में ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस सारे मामले से दूर रहे। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत बन रही थी उस वक्त मुस्तफा कमाल आगे आ गए थे, और आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो 140A की चीज दिखा रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे कि आप देखिएगा कि जल्द इस पर बात होगी। 27-26 तरमीम के मुतल्लिक भी उन्होंने ये जिक्र किया था, लेकिन इस सारे मुज़ाकराती अमल से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी इस वक्त एमक्यूएम कर रही है, जो कराची में बातें चल रही थी, उसका असर अब इस्लामाबाद के अंदर भी नजर आ रहा है। मैं आपको वाज़े तौर पर यह बता रहा हूं कि ये नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने एक जिक्र किया था कि खास तौर पर जो कामरान फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी साजिशी कड़ियां भी कहीं और जाकर मिल रही हैं। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ FIR दर्ज किए, तो कुछ दोस्तों को शकूक व शुबात है कि क्या इस FIR के दर्ज करने के पीछे भी कुछ इनके ही दोस्त तो शामिल नहीं है कि जिनकी तरफ से सिफारिश की गई हो। ये भी एक शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन खैर, अभी हमारा मामला ये नहीं है। असल खबर यह है कि यहाँ पर एक बार फिर ये इख्तलाफ सामने देखा जा रहा है, और ये वाज़े तौर पर देखा गया। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर भी आई है कि एक मीडिया ग्रुप ने तकरीबन 37 लोगों को आज नौकरी से निकाल दिया। अब ये 37 लोगों का ताल्लुक, उसमें से कई लोगों का ताल्लुक कराची से। अब मैं आपको ये खबर क्यों दे रहा हूँ, ये आपको बहुत अहमियत की हामिल खबर है, और आगे चलकर ये मामला आपको समझ में भी आएंगे। ये मीडिया ग्रुप है जिसका नाम है नुक्ता। इसे कामरान खान लीड करते हैं। कामरान खान वही नहीं थे, गजब करप्शन की अजब कहानी, याद है आपको? जी हाँ, गजब करप्शन की अजब कहानी की कहानी में ही उनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली इसके ऊपर जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो थी बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के मुतालिक। शुबा कहा जा रहा था कि शायद उनकी इन्वेस्टमेंट है, और मलिक रियाज की ही सारी इन्वेस्टमेंट दुबई से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद तक थी। कराची में इन्हें इनका जो ऑफिस कायम किया गया था, ये भी बहरिया के ही एक प्लाजा के अंदर कायम किया गया था, और ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे मलिक रियाज का हाथ है। ये बातें कही जा रही थी मुख्तलिफ हल्कों में, या मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें कही जाती रही है। अब कहा जा रहा है क्योंकि मलिक रियाज के पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान के मौजूदा मुख्तदरा हल्कों के साथ मामला तय नहीं हो पा रहे। तो जिस तरीके से बहरिया टाउन की हालत है, वैसे ही इस वक्त उनके इस चैनल की, यानी कि इस मीडिया ग्रुप की सूरत हाल है। और कहा जा रहा है कि शायद अब वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोगों को रखा गया, लाखों रुपए की तनख्वाह पर यहां पर लोगों को रखा गया, काफी फैसिलिटीज दी गई, कुछ लोगों को दुबई में, कुछ लोगों को कराची में, और कुछ लोगों को इस्लामाबाद में रखा गया। तो क्या मलिक रियाज वाकई में ये बात जाहिर करना चाहते हैं? खबर ये नहीं है। खबर इससे भी ज्यादा अहम नुकता यह है कि ये मामला क्या अभी तक मलिक रियाज पर कोई आसानी नहीं हो पा रही है। अब यहां से निकलती है अगली खबर, और अगली खबर ये निकलती है कि आज असेंबली के अंदर जो इस वक्त के वजीर इत्तलात हैं, और वजीर इत्तलात ज़ाहिर तारड़ साहब बड़े सरगर्म नजर आते हैं। इन तारड़ साहब ने वहां पर एक अजीब व गरीब ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन 37 लोगों को निकाला गया है उन्हें हुकूमत पाकिस्तान मुलाजमत देगी। आप सोचिए कि क्योंकि ये मामला इस वक्त नुक्ता चैनल का है, और उसके साथ साथ ये मामला इस वक्त क्योंकि एक बड़े ठेकेदार का है, और उस ठेकेदार के साथ इस वक्त ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो अब यहाँ पर सहाफ़ियों ने को उनकी मुलाजमतें दी जा रही है, यानी कि सरकारी मुलाजमत दी जा रही है। अब आप जरा गौर कीजिए कि वो सहाफ़ी जो किसी प्राइवेट मीडिया से निकाले जाते हैं, क्या हुकूमत कभी उनके लिए ये ऑफर करती है कि उनको सरकारी नौकरी देगी, हुकूमत नौकरी देगी? कभी नहीं किया जाता।
क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहाँ मामला कुछ और है। क्या कभी कोई किसी फर्म से किसी लोगों को निकाला जाए और हुकूमत कहे कि जनाब अब हम यहाँ पर इनको सरकारी मुलाजमत देंगे, क्या ये मुमकिन हाथ में से नजर आता है? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये खबर इसलिए ज्यादा अहम रखती है कि ये हाथ शायद मलिक रियाज की तरफ है, तो मलिक रियाज की तरफ से ये मामला जो है वो ज्यादा गंभीर है। बहरहाल अभी तो हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अब आज चलते हैं हम आगे की तरफ, और आगे चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और एक बड़ी बात की तरफ। आज आफाक अहमद साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था, बाकायदा सहाफी वहां पर पहुंचे, लेकिन ऐन मौके पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया। अब मुलतवी क्यों किया गया? उसकी सबसे अहम बड़ी वजह यह थी कि आज शहर में हालात जिस तरीके से थे, ट्रैफिक बुरी तरीके से जाम था और सूरत हाल इंतहाई गंभीर नजर आ रही थी। एक तरफ धरना दिया हुआ था, ये जिनके होटल बंद किए जा रहे हैं उनकी तरफ, यानी कि जिन पर 12 बजे की पाबंदी लगाई जा रही है उनके लिए, और जो दीगर लोगों के हवाले से आज ये मामला था। तो उस हवाले से सिलसिला ये था कि आज उन्होंने ये मुलतवी की और मुतवक्के तौर पर शायद अब ये 7 या 8 तारीख को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब क्या इस हवाले से कोई नई हिकमत अमली और शहर में डंपर माफिया के हवाले से और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से किसी नई चीज का ऐलान किया जाने वाला है, ये बहुत अहम है। और इत्तलात ये आ रही है कि अभी वो मुशावरत और मजीद हो रही है और एक टफ टाइमर का ऐलान फिर किया जा रहा है, यानी कि एक बार फिर एक टफ टाइम यानी मुश्किल वक्त पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत को देने की बात की जा रही है। अब आइए, मैंने एक और खबर दी आपको कि क्या कोई नई सियासी जमात बन रही है। जी जनाब वाला, फिर कुछ नए चूजे मैदान में लाए जा रहे हैं, और जाहिर है नए चूजे जब मैदान में आते हैं तो बड़ी अजीब सी बात होती है। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो, उनसे भी किसी साहब ने पूछा कि क्या अब प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद अब प्रोजेक्ट मुश्ताक लाया जा रहा है। खैर मैं उन मुश्ताक साहब की बात नहीं कर रहा, मगर 2-3 लोग नए किरदार बड़े सामने लाए जा रहे हैं। उसमें एक इकरारुल हसन है और एक साहब और हैं कि जिनका ताल्लुक कराची शहर से, उसका नाम है वकार ज़का। और वकार ज़का साहब जो है वो आजकल एक नई पार्टी बनाने की बातें कर रहे हैं। मगर आपको मालूम है उनका ऐलान ये कि भाई मैं जो भी पार्टी बनाऊंगा उसके 3 अहम नुक्ते होंगे, और पहला अहम नुक्ता यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेगी। समझ रहे हैं? ये कहा इन्होंने, यानी कि पहला नुक्ता यह है कि जनाब मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलूंगा। बात समझ आ रही है? फिर दोहराऊं, 3 बार से जो है वो बाकायदा निकाह हो जाता है और 3 बार से ही तलाक हो जाती है। तो मैं तीसरी बार मैं कह रहा हूं कि जनाब वाला मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलूंगा, ये वकार ज़का कह रहे हैं। तो वकार ज़का साहब ने 3 बार इकरार कर लिया है, तो अब उनके ऊपर भी नजर करम कर दीजिए, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों पर नजर करम है, तो नजर करम के वो मुंतजर है। खैर दूसरा जो है वो उन्होंने एक खास ताल्लुक अपना जाहिर किया है कि जनाब उनका उस फिरके और उस नजरिए से ताल्लुक है। पाकिस्तान में इस नजरिए के मुताल्लिक कहा जाता है कि ये शैतान की इबादत का नजरिया, ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा कि ये है, लेकिन ये तस्वुर किया जाता है। अब ये क्या है, ये हम आपको अगले प्रोग्राम के अंदर पूरी तफसीलात के साथ बताएंगे कि जनाब वाला ये नजरिया है क्या, इसके हकीकत क्या है, इसकी तारीख क्या है, और ये नज़रिया क्या वाकई में है कि जिसके मुतालिक वकार ज़का साहब ऐलान कर रहे हैं कि भाई मेरा तो इस नज़रिए के साथ ताल्लुक है। और पाकिस्तान में एक तब आम मशहूर है कि ये शायद शैतान की इबादत है, लेकिन क्या ये शैतान की इबादत है या शैतान की इबादत नहीं है, असल हकीकत क्या है, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि ये मामला है क्या। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के बाद मतलब कल इस पे ना तफसील